न्यू यॉर्क के महंगे और पोश इलाके मेनहट्टन में पार्सन्स के नाम से फैशन स्कूल है। ये 1896 में बना था और ये फैशन एंड डिज़ाइन में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। आप इसे फैशन की दुनिया का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं। मुझे कल इस स्कूल का ओरिएंटेशन फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। फैशन की इस मास्टर क्लास में दुनिया भर से 21 स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ 21 क्यों हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, इसका मेरिट हाई होता है। सिर्फ वो तालिब इल्म क्वालिफाई करते हैं जिनका CGPA 4 में से 4 होता है, और ये वो तालिब इल्म होते हैं जो ग्रेजुएशन में डिज़ाइन और फैशन में मुसलसल पहली पोजीशन हासिल करते हैं। आप इसकी मिसाल यूँ ले लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना आर्ट्स कॉलेज NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। हर साल हज़ारों तालिब इल्म पूरे मुल्क से इसमें अप्लाई करते हैं। कॉलेज इन तालिब इल्मों का तहरीरी और अमली टेस्ट लेता है। मसलन एक बच्चा फाइन आर्ट में दाखिला लेना चाहता है, उसे तहरीरी टेस्ट के साथ साथ कोई ऐसा आर्ट पीस भी बनाकर देना पड़ेगा जिससे साबित हो सके उसमें वाकई आर्ट की सेंस मौजूद है। यूँ कॉलेज सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स में से 10-15 तालिब इल्मों को सिलेक्ट करता है, और इसके बाद जो बच्चे मुसलसल 4 साल हर सेमेस्टर में टॉप करते हैं उनका CGPA 4 में से 4 होगा। फैशन डिज़ाइनिंग का मियार भी यही है, लिहाजा पार्सन्स की पहली शर्त ग्रेजुएशन में हाई रैंकिंग है और ये मुश्किल होती है। दूसरी वजह यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी फ़ीस, रिहाइश और न्यूयॉर्क शहर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का मटीरियल और मशीनरी भी बहुत महंगी होती है। चुनाचे 95% तालिब इल्म सलाहियत, पोजीशन और हाई रैंक्स के बावजूद पार्सन्स की तालीम अफोर्ड नहीं कर पाते, और इस वजह से उनकी मास्टर क्लास में पूरी दुनिया से 20 से 25 तालिब इल्म आते हैं। मैं कल जब ओरिएंटेशन के लिए क्लास में गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस क्लास में भारत के 9 तालिब इल्म थे। इनमें 8 बच्चियाँ और 1 बच्चा था, और इनमें से 7 का ताल्लुक मिडल और लोअर मिडल क्लास से था, और ये पहली मरतबा अमेरिका आए थे। 4 बच्चियों ने ज़िंदगी में पहली बार भारत से बाहर कदम रखा था। सिर्फ एक बच्चे का ताल्लुक भारत की एलिट क्लास से था, उसका वालिद सनतकार था, जबकि बाकी तमाम उन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो नस्लों से छप्पड़ फटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। मैंने जब इन तालिब इल्मों से अपनी हैरत का इजहार किया तो मैं मज़ीद हैरान हो गया। इन तालिब इल्मों ने बताया, भारत में हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक इंडोमेंट फंड बना रखा है। इसमें अरबों डॉलर्स पार्क हैं। गैर मामूली सलाहियत के हामिल तालिब इल्म अगर अपने शोबे के टॉप 5 इंटरनेशनल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें इस फंड से स्कॉलरशिप मिल जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग और पार्सन्स भी इस फहरिस्त में शामिल है। हम सब ने जब पार्सन्स में दाखिला ले लिया तो हुकूमत ने हमें 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दे दिया। अब हमारी फ़ीस, रिहाइश, खुराक और स्टडी का मटीरियल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने यह फ़ंड बराह रास्त यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया है, और यूनिवर्सिटी अब हमारी प्रोग्रेस भी बराह रास्त हुकूमत को देगी। मुझे ये भी बताया, इंडियन हुकूमत ने फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग हायर एजुकेशन कमीशन बना रखा है। हमारे जैसे तालिब इल्मों को ये कमीशन डील करता है। हम भारतीय यूनिवर्सिटियों में पोजीशन लेने के बाद खुद को कमीशन में एनरोल करते हैं। कमीशन हमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के बारे में मालूमात देता है और टेस्ट और इंटरव्यूज़ में हमारी मदद करता है, और हम अगर दाखिला ले लें तो फिर ये हमें अमेरिका, यूरोप और जापान में रहने की ट्रेनिंग भी देता है। मुझे चेन्नई की एक बच्ची ने बताया, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर भी हमारी मदद करता है। मैंने जब पार्सन्स में दाखिला लिया तो मुझे चेन्नई के एक ब्रांड ने जॉब दे दी। मैं अब उनकी $2000 की मुलाजिम हूँ। ये मुझे हर माह न्यूयॉर्क में $1000 देंगे और मेरा $1000 अमानतन अपने पास रखेंगे। मैं 2 साल बाद डिग्री मुकम्मल करके वापस जाऊँगी तो मैं 5 साल इस कंपनी में मुलाजमत की पाबंद होंगी। मुझे अपने $42,000 भी मिल जाएंगे और साथ ही मेरी तनख्वाह भी शुरू हो जाएगी। ये सुनकर मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी। खुशी इसलिए हुई कि भारत किस तरह अपनी नई नस्ल को परवान चढ़ा रहा है। आप अगर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हत्ता कि मिडिल ईस्ट जाएं तो आपको तमाम छोटे बड़े दफ्तरों में भारतीय नज़र आते हैं। ये लोग यहाँ भारी तनख्वाहों पर काम करते हैं। इससे भारत को फॉरेन रिजर्व्स भी मिलते हैं और बैरून मुल्क उसके असर व रसूख में भी इजाफा होता है। भारतीय शहरी अब अमेरिका की सियासत, बैंकारी और कॉरपोरेट सेक्टर की पहली सफ में शामिल हो चुके हैं। भारत मिडल ईस्ट के शाही ख़ानदान के करीबी पहुंच चुका है और ये काम उसके तालिब इल्मों ने किया। भारतीय तालिब इल्म मुख्तलिफ शोबों में टॉप करते हैं। हुकूमत उन्हें स्कॉलरशिप देती है। ये बैरून मुल्क पहुँचते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं,
फर्स्ट वर्ल्ड में नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर इन मुल्कों में भारत की सिफारतकारी भी करते हैं, जबकि हम पूरी दुनिया में अनपढ़ मजदूर भिजवाते हैं और ये वहाँ एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होते हैं, चोरी चकारी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई कश्ती या जहाज़ डूबता है या दहशतगर्दी की कोई वारदात होती है तो इसमें से कोई ना कोई पाकिस्तानी ज़रूर निकल आता है। सऊदी अरब और यूएई ने भी हमारे लिए वीज़े मुश्किल बल्कि नामुमकिन कर दिए हैं। इसकी वजह बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान से हर माह सैकड़ों बेकारी सऊदी अरब और यूएई जाते हैं, उनकी सड़कों पर भीख मांगते हैं, लाखों रुपए जमा करके वापस आते हैं, खूब ऐश करते हैं और फिर दोबारा भीख का सीज़न लगाने के लिए जहाज़ पर बैठ जाते हैं। हमने ये मकरू धंधा अब ईरान में भी शुरू कर दिया है। चुनाचे दुनिया भारत पर खुलती जा रही है जबकि उसके दरवाजे हम पर बंद होते जा रहे हैं। आज भारत ने एजुकेशन डिप्लोमेसी के ज़रिए फर्स्ट वर्ल्ड में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। बरतानिया में उनका वज़ीर आज़म तक बन गया और अमेरिका में अब अगर कमला हैरिस सदर बन जाती हैं तो भारत सुपर पावर का पुर्जा बन जाएगा। लेकिन अफसोस हम इन छोटी छोटी और आम फहम सी हकीकतों से भी वाकिफ़ नहीं हैं। हम अगर सिर्फ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों को ही सपोर्ट करना शुरू कर दें तो खुद सोचें मुल्क का इमेज भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और मुल्क के अंदर भी कितनी बेहतरी आ जाएगी। मैं यहाँ अरशद नदीम की मिसाल भी दूंगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हमने इसके बाद इस पर नवाज़शात की बारिश कर दी। उसे वज़ीर आज़म के खुसूसी त्यारे पर इस्लामाबाद बुलाया गया, स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आज़म ने इसके साथ 14 अगस्त को झंडा भी लहराया। उसे चारों सूबों में फिराया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उसके गाँव और घर गईं और उसे अब तक 1 अरब रुपये के करीब इनामात भी दिए जा चुके हैं। ये इन सब का हकदार था और ये इसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि पेरिस ओलंपिक्स से पहले हमारा उसके साथ क्या रवैया था। हुकूमत ने उसे प्रोफेशनल जेवलिन तक लेकर नहीं दिया था। आप अरशद नदीम का घर और नीरज चोपड़ा का घर देखें और अरशद नदीम की प्रैक्टिस और सहूलियात देखें और नीरज चोपड़ा की सहूलतें और प्रैक्टिस का मेयार देखें। आपको दोनों कौमों में फ़र्क समझ आ जाएगा। भारतीय हुकूमत किसी भी फील्ड में, वो ख्वाह साइंस हो, फैशन हो, अदाकारी हो, बिजनेस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ख़ास हद को टच करने वाले तमाम लोगों को ऑन कर लेती है और फिर उसे पॉलिश करके सुपरस्टार बना देती है। जबकि हम अरशद नदीम को इज्जत और पैसा देने के लिए उसके गोल्ड मेडल का इंतज़ार करते हैं और उसका ये नतीजा निकलता है हम 40 साल बाद एक गोल्ड मेडल ले पाते हैं और इस पर भी 21 तोपे चलाते हैं, जबकि ये डूब मरने का मुकाम है। हमने अब अरशद नदीम को 1 अरब रुपए दे दिए। काश हम अगर इस शोबे पर 5 साल पहले 10 करोड़ रुपए खर्च कर देते तो आज हमारे पास अरशद नदीम जैसे 10-12 खिलाड़ी होते। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत 1-2 स्पेशल टैलेंट यूनिट बनाए, इनके लिए इंडोमेंट फ़ंड बनाए और इसके बाद स्पोर्ट्स में अरशद नदीम जैसे नौजवानों और तालीम में अरफा करीम मरहुमा जैसे बच्चों को सपोर्ट दें। मुल्क इससे तरक्की करेगा। और दूसरी दरख्वास्त, अरशद नदीम को जहाज़ों पर घुमाकर उसका कैरियर तबाह ना करें, उसे जेवलिन की अकेडमी बना कर दें ताकि ये अपने जैसे मज़ीद 10-20 नौजवान तैयार कर सके। हम इसे पहले महरूम रख कर मार रहे थे और अब इसे सैल्यूट मार मार कर कत्ल कर रहे हैं। हम कल भी गलत कर रहे थे और हम आज भी गलती कर रहे हैं।